Today we are going to study about extraction of metals. आज हमारी कहानी उसी मेटल्स की है कि कैसे हम लोग मेटल को प्योर रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो वहीं से कहानी हम शुरू करते हैं कि जहां से ये जब हम किसी अर्थ से जब हम लोग निकालते हैं किसी मिनरल को, और वहीं से कहानी हमारी शुरू होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज मिनरल। तो वो नेचुरल मटेरियल, नेचर में पाया जाता है मटेरियल विच जो कंबाइंड होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल सब लगे हुए रहते हैं, ठीक है। उसी को ये हम लोग इसको सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे या सरफेस पर हम लोग प्राप्त करते हैं इस मिनरल को। तो मिनरल वही है कि नेचुरल मटेरियल है जिसमें मेटल और नॉन मेटल सब लगे होते हैं, और जो हमको अर्थ के सरफेस या उसके अंदर में हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, वही मिनरल कहलाता है। लेकिन जिस मिनरल से हम लोग, वैसा मिनरल जिससे हम लोग आसानी से मेटल को कम खर्च में आसानी से मेटल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वैसे मिनरल को हम लोग ओर कहते हैं। तो वही बात मैंने लिखा है कि द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंटियली एंड प्रॉफिटेबली, इसी को हम लोग कहते हैं ओर्स कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि वे सभी जो है ओर्स ये मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल जो है और नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही मिनरल जिनसे आसानी से और कम खर्च में मेटल को प्राप्त किया सकता है, उसको हम लोग कहते हैं ओर। और यानी कि सीधा सीधी बात होगी कि सभी ओर्स मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं हो सकते हैं। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे कि मिनरल क्या और ओर क्या। तो मिनरल वे सारे नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल और नॉन मेटल से मिले हुए वे सारे मटेरियल, नेचुरल मटेरियल ये मिनरल्स हैं, लेकिन जिससे आसानी से मेटल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम लोग ओर्स कहते हैं। क्लियर कंसेप्ट में है। और इस ओर्स को तो ले लेते हैं, लेकिन ओर्स में जो है सो हम देखते हैं कितने तरह के ओर्स है मेरे पास। तो मेरे पास ऑक्साइड्स ओर्स है, सल्फाइड्स ओर्स है, कार्बोनेट ओर्स है, हाइलाइड्स ओर्स है, सल्फेट ओर्स है, इस तरह के हमारे पास ओर्स है। कुछ मैंने यहां पर इन लोगों से परिचय कराया है आपको। हेमेटाइट Fe2O3 हेमेटाइट है, Fe3O4 मैग्नेटाइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3 2S2O, Cu2O क्यूप्राइट, JNO जिंसाइट, MnO2 पायरोलोसाइट। इस तरह से जिसमें ऑक्सीजन है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड ओर, लेकिन जिसमें सल्फर है उनको हम सल्फाइड ओर कहते हैं। जैसे CuFeS2 ये कॉपर पायराइड्स, FeS2 आयरन पायराइड्स, C2S कॉपर ग्लांस, ZnS जिंक ब्लेंड, और HgS सिनाबार, PbS गैलेना। इस तरह से हम लोगों के पास सल्फाइड ओर्स हैं। और कार्बोनेट ओर्स जिसमें CO3 है, CaCO3 लाइमस्टोन, ZnCO3 कैलामाइन, CuCO3 COS3 मैलाकाइट, और FeCO3 सीडेराइट। बहुत तरह का मैंने यहां पर संग्रह किया है जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से इन लोगों में से कोई ना कोई हम लोगों से पूछ लेता है, फॉर्मूला पूछ लेता है, देख लेते हैं। जैसे हाइलाइट में देखिए AgCl हॉर्न सिल्वर, NaCl रॉक साल्ट, CaF2 फ्लोरेस्पर, KgMgCl2 6H2O कार्नालाइट। और सल्फेट ओर्स में देख लीजिए CuSO4 5H2O इसको ब्लू विट्रियोल कहते हो, FeSO4 7H2O ग्रीन विट्रियोल कहते हो, ZnSO4 7H2O व्हाइट विट्रियोल कहते हैं, MgSO4 7H2O इप्सम साल्ट कहते हैं। याद करने के भी तरीका आसान है, देख लेते हैं। CuSO4 देखिए C से CuSO4 है, C के ठीक बगल में B होता है यानी ब्लू विट्रियोल। FeSO4 F के बगल में G होता है यानी कि FeSO4 7H2O ग्रीन विट्रियोल, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ZnSO4 Z के बगल में W होता है यानी कि व्हाइट विट्रियोल, ZnSO4 7H2O व्हाइट विट्रियोल। एकदम आसान से ट्रिक को रखेंगे हम लोग याद हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ये सारे याद हो सकते हैं। और इसमें से निश्चित रूप से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन मिल सकता है, हम लोग यहां से आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए ये तो हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी वे सारे चीज है, वे सारे प्रोसेस में आने वाले वे सारे प्रोसेस हैं जिससे हम लोग
मेटल्स को प्राप्त करते हैं, जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से, और फिर उनको रिफाइन भी करते हैं, यानी उनको प्यूरिफिकेशन भी करते हैं, और उन सारी प्रोसेस को हम लोग मिलाकर एक शब्द देते हैं मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी में कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं? पहला प्रोसेस तो हम लोग क्या करते हैं, ओर्स को क्रश करते हैं, उनको ग्रिंड करते हैं, क्रशिंग एंड ग्रिंडिंग। दूसरा, उसमें हम ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं, और तीसरा और मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उस ओर से, और चौथा है कि रिफाइनिंग करते हैं या प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल का। 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप से हम लोग प्योर मेटल को प्राप्त कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, चारों स्टेप को मिलाकर हम कहते हैं मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी क्लियर है। ये गैंग और मैट्रिक्स शब्द हमको मिले हैं, ये क्या है रे भाई? तो इसमें जो ओर्स में जो अनडिजायर्ड मटेरियल है, जो अनडिजायर्ड मटेरियल है, उनको हम लोग कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स। उसमें बहुत सारी चीज होता है, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, या अन्य भी जो चीजें हैं उनको हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। और जब हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन का मुख्य मकसद होता है कि उस ओर्स से उस गैंग और मैट्रिक्स को निकाल देना। तो ओर्स से गैंग और मैट्रिक्स को हटाने की जो प्रोसेस है उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। यही बात मैंने बताया है कि गैंग से किसको, तो गैंग से गैंग को निकालना, कहां से, तो ओर्स से, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड हैं। जैसे एक है हैंड पिकिंग, हम लोग जो ग्रिंड कर लेते हैं या उसको क्रश कर लेते हैं, तो उसमें से हाथ से हम लोग चुन कर भी उसमें से निकाल लेते हैं, गैंग और मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। एक हमारे पास प्रोसेस है ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग उसमें से ये पानी की बौछार देते हैं, हल्के वाले एक तरफ रह जाते हैं, भारी वाले एक तरफ रह जाते हैं, हल्के वाले दह कर निकल जाते हैं। ये सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, पोस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस है, लीचिंग है, ये सब प्रोसेस को हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ फर्स्ट हम देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये हाइड्रोलिक वॉशिंग किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है डेंसिटी ऑफ द ओर। यही से क्वेश्चन आपको आते हैं, डेंसिटी ऑफ ओर पर ये बेस्ड है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है जब वॉश करोगे तो एक तरफ रह जाते हैं, जिनकी डेंसिटी कम है वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं वॉश करने पर। और ऐसे ही गैंग पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ से जो लाइटर है वो निकल जाते हैं, और लाइटर गैंग हमेशा ज्यादातर गैंग जो है लाइटर होते हैं, वो हल्के होते हैं, और उनको हम लोग आराम से ये वॉशिंग करके हम लोग उसको एक साइड में कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसी को कहते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। एक प्रोसेस है कि फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है। फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस से एक्चुअली हम लोग सल्फाइड ओर को हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ये किस पर, सबसे बड़ी बात की किस सिद्धांत पर, ये किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, तो इसमें है कि डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज, वेटिंग प्रॉपर्टीज पर ये बेस्ड है, जिसमें ये प्रेफरेंशियल वेटिंग पर ये बेस्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सल्फाइड ओर का हम लोग उसका पाउडर बनाते हैं, ग्रिंड करते हैं, क्रशिंग करते हैं, और क्रशिंग करके एक टैंक में जिसमें वाटर भरा हुआ है उसमें इसको डालते हैं। और उसमें जब डाल देते हैं, वाटर से भरे हुए टैंक में जब इसको हम लोग डालते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग पाइन ऑयल मिला देते हैं। और पाइन ऑयल जब उसमें मिलाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पाइन ऑयल मिलाते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि गैंग जो है वाटर में लिपट जाता है, और पाइन ऑयल के साथ जो हमारा ये ओर है, सल्फाइड ओर है, वो उसके साथ चिपक जाता है। और तब हम उसमें क्या करते हैं कि तब उसमें हम लोग प्रेशर के साथ जो है कि हम लोग उसमें एयर हम लोग देते हैं। तब हम लोग स्ट्रीम ऑफ एयर हम लोग उसमें जब देते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर हम लोग जब देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें फेन उत्पन्न होता है, फ्रोथ उत्पन्न होता है। और उस फेन के साथ ये पाइन ऑयल से में लगे हुए ये हमारा सल्फाइड ऊपर उठ जाता है, और वाटर के साथ लगे हुए गैंग नीचे बॉटम में चला जाता है। और जो ऊपर जो आता है, जो ओर आता है सल्फाइड ओर, पाइन ऑयल के साथ लगे हुए, उसको हम लोग फिर बाहर निकालकर उसको धो लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग पोस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस से सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन
कर लेते हैं, यानी कि उसमें सल्फाइड ओर से हम लोग गैंग और मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा डिटेल आपको मैंने बताया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे पास लीचिंग क्या है। लीचिंग है कि किसी खास केमिकल का हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग ओर्स के लिए खास केमिकल का हम लोग यूज करके और तब उसमें से गैंग या मैट्रिक्स को निकालते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग कहते हैं। सर्टेन केमिकल इज यूज टू कंसंट्रेट एन ओर इज कॉल्ड लीचिंग। और यह किस पर बेस्ड है? यह बेस्ड है कि डिफरेंस इन सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड द इंप्योरिटीज। जब केमिकल को डालते हैं तो उनमें कुछ जो है सो कुछ केमिकल के साथ प्रभाव आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। जो आएगा प्रभाव उनको साइड कर लिए, जो नहीं प्रभाव एक तरफ हो गए। इस तरह की काम को हम लोग करते हैं। और एक बेयर प्रोसेस बहुत अच्छा है हमारे सामने। एल्युमिनियम को देखते हैं, एल्युमिनियम बॉक्साइट, बॉक्साइट को क्या करते हैं? बॉक्साइट में NaOH डालते हैं, ये खास केमिकल डालते हैं जिससे हमको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। और उस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को और हम डाइल्यूट करते हैं, इसको पूरा डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद हमको इसका प्रेसिपिटेट मिलता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसको सीडिंग एजेंट भी कहते हैं। और जब ये मिल जाता है हमको प्रेसिपिटेट, यानी कि एक साइड में अलग हो जाता है और उसको हम लोग हिट करते हैं तो हमको एल्यूमिना मिल जाता है, हमको एल्यूमिना मिलता है। और इसी एल्यूमिना के बाद हम लोग उसका आगे, यानी कि उसमें से एल्यूमिना मिला, यानी बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिना प्राप्त कर लिए, यानी कि इसमें से हम लोग गैंग इसमें से निकाल चुके हैं हम लोग। इस तरह से ये प्रोसेस को हम लोग, ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग लीचिंग कहते हैं। एक है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है? तो नाम सही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वैसे और जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, वैसे और का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग उसमें से इंप्योरिटीज को हटा देते हैं। हम लोग एक तरफ मैग्नेट लगा देते हैं तो उसमें से जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले वो मैग्नेट की तरफ खींच जाते हैं और जो नहीं अट्रैक्ट हो दूर की तरफ फेंका जाते हैं। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा, ये डिपेंड किस पर डिपेंड है? तो डिपेंड है डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जिसका मैग्नेट की तरफ खिंचाव है, अट्रैक्शन है, वो मैग्नेट की तरफ चला जाता है, जिसका खिंचाव नहीं है वो दूर चले जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से भी हम लोग गैंग और मैट्रिक्स को हम लोग और से निकाल लेते हैं। ये भी एक प्रोसेस बहुत अच्छा है। अब मेरी बारी आती है कि जरा देखें कि हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का। तो व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? तो यही कंसंट्रेटेड जो ओर हम प्राप्त कर लिए, यानी कि हमने बताया कि पहले क्या किए, पहले मेटलर्जी में क्या पढ़ा कि पहले ओर मिला, उसको क्रशिंग किए, उसको जो है क्रशिंग करने के बाद उसके बाद हमको कंसंट्रेट किए और कंसंट्रेटेड ओर से जो हम लोग फ्री मेटल को प्राप्त करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। इसमें दो तरह के स्टेप हैं। एक है कन्वर्सन टू ऑक्साइड। जो भी मुझे मिलते हैं ओर्स, जो वैसे जो कंसंट्रेटेड और जो मिलते हैं, उस कंसंट्रेटेड और को हम या तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, एक कैल्सिनेशन है और एक रोस्टिंग है। और जब ये ऑक्साइड मुझे मिल जाते हैं तो उस ऑक्साइड से हम लोग फ्री मेटल को प्राप्त कर लेते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। एक है स्मेल्टिंग है, एक है रिडक्शन विथ H2 के साथ या Mg के साथ या L के साथ, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, एक है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। हम एक एक प्रोसेस को देखने चलते हैं। ये भी बताते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। कैल्सिनेशन देख सकते हैं, रोस्टिंग देख सकते हैं। इसमें आते हैं कैसे उस ऑक्साइड से फ्री मेटल प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम लोग ये सारे प्रोसेस देख सकते हैं, स्मेल्टिंग ये सब है, इसको हम लोग देख सकते हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं कंसंट्रेटेड ओर को। तो फर्स्ट है रोस्टिंग और एक तरफ है कैल्सिनेशन। दोनों को एक साथ मैंने रखा है। क्यों रखा है? कभी कभी हमारे एग्जाम में दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो हम लोग पहले देखते हैं, दोनों की चीजों को समझते हैं, मूल चीजों को। दोनों प्रोसेस में, रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, दोनों में हम लोग हीट करते हैं, हीट करके काम करते हैं। लेकिन रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करते हैं? ऑक्साइड में चेंज करते हैं। और यहां कार्बोनेट ओर को इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर है, यानी कि एयर की उपस्थिति में काम करते हैं। इसमें एब्सेंस ऑफ एयर की अनुपस्थिति में हम लोग काम करते हैं। डिफरेंस देख लिए, इसमें सल्फाइड और इसमें कार्बोनेट ओर। इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें एब्सेंट ऑफ एयर।
सीधा सीधी क्लियर बात है। और इस तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं, सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर के हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हिट किए हैं, हमको ये ऑक्साइड मिल गया है। और देखिए किसी का भी देखिए एफईएस है, इसका ऑक्सीजन के साथ किए एफईओ मिल गया है। जेडएनएस का किए हैं ऑक्सीजन के साथ, हम लोग इसको हिट किए हैं, हमको जेडएनओ मिल गया है। लेकिन नहीं कार्बोनेट में हम लोग कार्बोनेट को लिए हैं, जेडएनसीओ3 को लिए हैं, इसको हिट किए हैं जेडएनओ मिल गया है। CaCO3 को हिट किए हैं CO मिल गया है, FeCO3 को हिट किए हैं FeO मिल गया है। दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर है। इसमें सल्फाइड ओर को करते हैं ऑक्साइड में चेंज, इसमें कार्बोनेट ओर को हम लोग ऑक्साइड में चेंज करते हैं। इसमें तभी वर्क होता है जब एयर की प्रेजेंस हो, इसमें तभी वर्क होता है जिसमें एयर की एब्सेंस हो। ठीक इस तरह से हम लोग दोनों प्रोसेस को बहुत प्रेम से हम लोग समझ लिए कि सल्फाइड ओर क्या है, रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है, हम लोग इसको समझ लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है स्मेल्टिंग। हमने तो चेंज कर लिया, क्या चेंज कर लिया, हमने कंसंट्रेटेड ओर को हमने ऑक्साइड के रूप में चेंज कर लिया। अब जब ऑक्साइड के रूप में चेंज कर लिया मेटल को, तो मेटलर्जी हम लोग कहता है कि अब उस ऑक्साइड में से मेटल को हम कैसे अलग करेंगे, तो वही सी प्रोसेस को हम लोग देखना चाहते हैं। या स्मेल्टिंग है, इसमें कुछ नहीं, हम लोग कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेकर आते हैं। यही रिड्यूस करता है मेटल को उसके ऑक्साइड से। मेटल के ऑक्साइड से मेटल को निकालने की, मेटल को रिड्यूस करने की जो प्रोसेस है, किसके, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग कहते हैं। इसी को हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं। विद द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं। इसमें ज्यादातर हम लोग ये मिडिल एक्टिव, जो मेटल के जो मिडिल एक्टिव लोग हैं, इनका हम लोग काम करते हैं। अब कहें कि मिडिल एक्टिव क्या है रे भाई, तो हम लोग जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, तो उसमें जो ऊपर है लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब जो लोग हैं, ये एल्युमिनियम है, ये लोग काफी रिएक्टिव होते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद बीच वाले कुछ लोग आते हैं हमारे पास, ये आयरन है, जिंक है, ये लोग हैं, ये बीच वाले हो जाते हैं। और नीचे वाले में हम लोग जाते हैं, तो नीचे वाले में कॉपर है, हमारे पास सिल्वर है, हमारे पास जो है सो कि गोल्ड है, ये लोग हमारे पास पारा है, ये लोग लोअर में आते हैं, लोअर एक्टिव है। तो हम लोग मिडिल वाले के लिए ही इसका यूज करते हैं, स्मेल्टिंग का यूज करते हैं कि मिडिल वाले जो लोग हैं, मिडिल वाले के जो ऑक्साइड है, जैसे आयरन ऑक्साइड है, इसमें हम लोग कार्बन से लिए तो आयरन अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। जेडएन लिए, कार्बन लिए जेडएन, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको दे दिया है, फॉर्मूला से देख सकते हैं कैसे काम कर सकते हैं। तो जो भी कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों से हम लोग काम कर सकते हैं, देख लीजिए। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके यदि मेटल को हम रिड्यूस करते हैं उसके ऑक्साइड से, तो इसके हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं, तो वे एल्युमिनियम से होते हैं, जिसमें एल्युमिनियम से हम लोग जिस मेटल के ऑक्साइड से हम लोग एल्युमिनियम द्वारा उसको रिड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट प्रोसेस उसको कहते हैं। जैसे यहां देखिए Cr2O3 है, एल्युमिनियम को लाए, एल्युमिनियम आया और Cr यहां पर निकल गया, क्रोमियम निकल गया। MnO2 लिया, एल के साथ आया, हमको मैग्नीज निकल गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस कहते हैं। इस तो हम दोनों हम लोग चीजों को देख लिए। ये हम लोग इसके बाद कुछ देखते हैं हम लोग कि फ्लक्स क्या है रे भाई, फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स में हम लोग देखते हैं कि वैसे मटेरियल जो कन्वर्ट करते हैं किसको, इनफ्यूजिबल सब्सटेंस को फ्यूजिबल स्लैग में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर देखिए, ये इनफ्यूजिबल है, इसमें फ्लक्स डाल दिए तो ये फ्यूजिबल स्लैग बन गया। बहुत सारे हमारी जगह है, जैसे FeO है, ये इंप्योरिटी है, इसमें जब फ्लक्स डालते हैं SiO2 को, तो ये हमारा एक स्लैग बनता है और ये एसिडिक फ्लक्स कहलाता है, ये एसिडिक फ्लक्स है। ठीक है ना। बेसिक फ्लक्स में देखो कि इंप्योरिटी है SiO2 और इसमें CaCO3 डाले फ्लक्स के रूप में, तो हमको CaSiO3 स्लैग के रूप में प्राप्त हुआ। तो जो इनफ्यूजिबल सब्सटेंस को फ्यूजिबल स्लैग में जो कन्वर्ट कर दे, उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और ये दोनों प्रकार के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। ध्यान रखिएगा, यहां पर SiO2 जो है एसिडिक फ्लक्स है और यहां पर SiO2 इंप्योरिटी है और यहां पर CaCO3 क्या है, फ्लक्स है, ये बेसिक फ्लक्स कहलाता है।
ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो हम लोग फ्लक्स के बारे में जानेंगे। स्लैग क्या है रे भाई? तो स्लैग अभी हमने देखा कि जब फ्लक्स इंप्योरिटी के साथ मिलता है और जिसको बनाता है उसी को स्लैग कहते हैं। तो मैंने कहा कि फ्यूजिबल सब्सटेंस, वैसा फ्यूजिबल सब्सटेंस जो किससे बनता है? फ्लक्स के एडिंग करने से। इनफ्यूजिबल सब्सटेंस में जब फ्लक्स को ऐड करते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है, स्लैग प्राप्त होता है। ये सब कंसेप्ट हम लोग के पास क्लियर है। और इसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हम लोग मेटल को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। जैसे यहां पर हमारे पास NaCl है, NaCl में से हम लोग लेते हैं, एक एनोड लिए, कैथोड लिए, तो इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको कैथोड, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि मेटल हमेशा कैथोड पर ही प्राप्त करते हैं, मेटल को हमेशा कैथोड पर ही प्राप्त करते हैं, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको देता हूं कि MCR, M का मतलब मेटल, M का मतलब मेटल, और C का मतलब कैथोड, C का मतलब कैथोड, और R का मतलब रिडक्शन, R का मतलब रिडक्शन, यानी कि मेटल कैथोड पर रिड्यूस होता है, उसी पर रिडक्शन होता है हमेशा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला आपको दे दिए, MCR दे दिए, ठीक है। तो यहां देख लीजिए कैथोड पर Na का जो है सो कि देखिए रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पर Cl का क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। फिर हमारे सामने देखिए एल्युमिनियम का खेल है। एल्युमिनियम में जब हम लोग क्रायोलेट मिला लेते हैं, एल्युमिनियम में क्रायोलेट मिला लेते हैं, और ग्रेफाइट को हम लोग एनोड बना लेते हैं, और उसी जिस टैंक में रखे हैं उसी पर हम लोग कार्बन का हम लोग लाइनिंग बना देते हैं, लेप लगा देते हैं। वही कार्बन का जो लाइनिंग है वही कैथोड के रूप में काम करता है, कार्बन का लाइनिंग ही कैथोड के रूप में काम करता है। तो कैथोड पर देखिए हमको एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। एकदम आसानी से हम लोग इस चीज को समझ लिए। चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये लो एक्टिव मेटल्स को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं रे भाई। तो लो एक्टिव मेटल को रिड्यूस करने के लिए ये सिंपली हम लोग हीटिंग करके करते हैं, ठीक है। जैसे HGS है, अभी बोले हैं कि लो रिएक्टिव मेटल कौन कौन है? Hg है, उसके नीचे जो है सो कि गोल्ड है, ये सब सारे लोग हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, HGS का देखते हैं, सल्फाइड है, इसमें हम इसका रोस्टिंग करते हैं, यानी कि हीटिंग करते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं। ये किस में? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमको मिल जाता है, हमको मिल जाता है, ठीक है। HgO मिल जाता है, ठीक है, हमको मिल जाता है, HgO मिल जाता है। और HgO का हम लोग फिर हिट कर देते हैं तो Hg अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बस वैसे लो एक्टिव मेटल को कुछ नहीं, सिर्फ हीटिंग का काम करके यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में किए, रोस्टिंग कर दिए, और जो ऑक्साइड मिला फिर उसको हिट कर दिए, हमको मिल गया। फिर जैसे कॉपर का देखो, कॉपर का सल्फाइड और लेते हैं, उसका रोस्टिंग कराते हैं, हमको ऑक्साइड मिल जाता है कॉपर का। और जो कॉपर का ऑक्साइड ये प्रोसेस जो भी चल रहा होता है, हम बीच में ही ये ऑक्सीजन का फ्लो को हम लोग रोक देते हैं। ऑक्सीजन का जब फ्लो रोक देंगे तो ये Cu2s और ये Cu2O ये आपस में क्या किए? रिएक्शन किए, और हमको जो है कि ब्लिस्टर्ड कॉपर दिए, और इसी ब्लिस्टर्ड कॉपर का हम लोग फिर एनोड बनाकर फिर हम लोग आगे उसकी फिर प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग ब्लिस्टर्ड कॉपर को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि क्रूड मेटल क्या कहलाता है। तो वो इम्प्योर मेटल, जिसको हम लोग अभी तक जो कहानी हमने कहा उस कहानी को फिर से सुनिए। मैंने क्या किया मेटलर्जी में? मैंने कहा कि क्रशिंग किया, ठीक है, क्रश करने के बाद ग्राइंडिंग किया, क्रशिंग किया, उसके बाद हमने उसका कंसंट्रेशन किया। कंसंट्रेशन में क्या किया कि ओर में से जो है सो कि हम लोग गैंग को हम लोग निकाल दिए, और जब कंसंट्रेशन हो गया तो हम लोग आते हैं, तो हमने दिखाया आपको कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्साइड से फिर हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड से जो मेटल को हम लोग प्राप्त किए उसको हम लोग कहते हैं इम्प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल नहीं है। और उसी इम्प्योर मेटल को हम लोग क्रूड मेटल कहते हैं। उसी जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो ऑक्साइड से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इम्प्योर मेटल को, उसी को हम लोग क्रूड मेटल कहते हैं। क्लियर कंसेप्ट में है किसको क्रूड मेटल का है। तो हमने कहा, फिर कहानी की फिर से सुनिए। मैंने क्या कहा कि पहले ओर मिला, ओर को मैंने ग्राइंड किया, क्रश किया, फिर उसके बाद उसमें से उसका कंसंट्रेशन किया, यानी उसमें से गैंग को हटा दिया, और तब उस
उस कंसंट्रेटेड ओर्स से हम लोग उसको ऑक्साइड में चेंज किया, और जब वो ऑक्साइड में चेंज किया तो फिर उस ऑक्साइड से हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, तो मैंने आपको बहुत सारी प्रोसेस दिखाया, स्मेल्टिंग वगैरह दिखाया, तो उसमें से हम लोग प्राप्त करते हैं। जब प्राप्त करते हैं तो उस इम्प्योर मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड मेटल कहते हैं। तो क्रूड मेटल हम लोग जान गए। अब हम लोग की बारी है कि कैसे क्रूड मेटल को हम लोग उसमें से हम लोग मेटल को एकदम प्योर मेटल कैसे प्राप्त करें, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो क्रूड मेटल को प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग, उसी को रिफाइनिंग कहते हैं। और रिफाइनिंग के भी हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं। एक है लिक्वेशन, एक है डिस्टिलेशन, एक है ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। और बहुत हाई प्योरिटी के लिए हम लोग उसको जोन रिफाइनिंग या वन आर्के मेथड से हम लोग काम करते हैं। ये अभी इसको बाद में हम लोग देखेंगे। पहले यहां से शुरू करते हैं हम लोग, लिक्वेशन से शुरू करते हैं। लिक्वेशन क्या है? लिक्वेशन है प्यूरिफिकेशन करने की मेथड है। किसको? मेटल्स को। कैसे मेटल को? जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। जितने लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल हैं उन्हीं को प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है उसको लिक्वेशन कहते हैं। ये किस पर बेस्ड है? ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि रिफाइनिंग मेटल्स आर इजीली फ्यूजिबल, ये आसानी से फ्यूजिबल हो जाए, वैसे लोगों के लिए हम बात करते हैं। और लेकिन इंप्योरिटी आसानी से फ्यूजिबल नहीं हो, इंप्योरिटी आसानी से फ्यूजिबल नहीं हो, ठीक है ना। तो उस वैसे मेटल को हम लोग इसमें काम करते हैं। तो जो आसानी से फ्यूजिबल हो उसके लिए हम लोग यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल का हम लोग जो प्यूरिफाई करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लिक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें लिए हम लोग एक सोलोपिन हार्थ लेते हैं और प्योर मेटल को हम लोग कलेक्ट करते हैं बॉटम में। होता क्या है कि इसमें जो है कि हम लोग जब लेंगे तो ये फ्यूज कर जाएगा और स्लोपिंग हार्थ से एक तरफ बह कर निकल जाएंगे, प्योर एक तरफ चले जाएंगे, और जो इंप्योरिटी उसमें कहती है वो एक तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें काम करते हैं, लिक्वेशन में काम करते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है वो एक तरफ चले जाते हैं और जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वो एक तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो है कि जो इंप्योरिटी जो रहती है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वो एक तरफ चले जाते हैं, और जिसका हम लोग गर्म करते हैं उसको नीचे से उसको हीट देते हैं इसमें रखकर, ये स्लोपिंग हार्थ में रखकर स्लोपिंग हार्थ में रखते हैं और उसको हम लोग गर्म करते हैं और उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल हैं उनसे थोड़ा ज्यादा हम लोग थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा ज्यादा पर हम लोग गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं। तो अचानक क्या होता है कि जितने लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल हैं वो एक तरफ चले जाते हैं और इस तरह से हम लोग को प्योर मेटल हमको एक तरफ चला जाता है और इंप्योरिटी एक तरफ रह जाती है। तो इंप्योरिटी एक तरफ, हमको प्योर मेटल हमको एकदम आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका हम लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें हम लोग इसमें जैसे हमारे पास टीन है, हमारे पास लेड है, बिस्मथ है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं, इनको हम लोग ऐसे लिक्वेशन के द्वारा हम लोग प्योर मेटल को प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं डिस्टिलेशन क्या है रे भाई। डिस्टिलेशन है किसका? प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल। तो जो लोग वोलेटाइल है, जैसे कौन वोलेटाइल है? हमारे पास पारा है, जिंक है, ये लोग वोलेटाइल हैं। तो इन लोग वोलेटाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक रिटॉर्ट रखते हैं, वेसल में रखते हैं और उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं और स्ट्रांगली हीट करते हैं तो प्योर मेटल जो है वो कंडेंस होता है, वो वोलेटाइल वो ऊपर उठेगा, वेपर के ऊपर उठेगा और फिर कंडेंस होकर और एक तरफ सेपरेट हो जाएगा और एक तरफ सेपरेट रिसीवर में उसको हम लोग जमा कर लेते हैं। इंप्योरिटीज तो उसी में बचा रह जाता है, उसी वेसल में बचा रह जाता है। तो इंप्योरिटी बचा रह गया और जो वोलेटाइल है वो उसमें से भाप बन के ऊपर उठा, फिर कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर रिसीवर में एक तरफ चला गया। इस तरह से हम लोग डिस्टिलेशन से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग किसको? तो जैसे पारा है, जिंक है, ऐसे लोगों को, ठीक है, इसका प्यूरिफाई कर लेते हैं, एकदम प्योर मेटल हमको मिल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है। बहुत अच्छा है कि वैसे प्योर मेटल इसको इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं कि इम्प्योर मेटल को, देखिए इम्प्योर मेटल को हम लोग क्या करते हैं कि उसको एनोड बना लेते हैं। इम्प्योर मेटल को हम लोग एनोड बना लेते हैं और उसका एक मोटा एकदम थिक मोटा एकदम जो है उसको लेकर और उसको एनोड बना दिए, और एक पतला सा प्योर मेटल उसी मेटल के एकदम प्योर मेटल को हम लेते हैं पतला सा और उसको कैथोड बना देते हैं। और एक तरफ इम्प्योर मेटल एनोड के रूप में
और प्योर मेटल पतला सा उसको हम लोग कैथोड बना दिए। कैथोड बनाकर जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कराते हैं तो क्या होता है कि उसमें से जो एनोड है मोटा सा, उसमें से प्योर मेटल निकलकर, और जो कैथोड है पतला सा, वो मोटाते तो कैथोड मोटाते चला जाता है और एनोड दुबला दुबला होते चला जाता है। इस प्रकार से हम लोग जो प्रोसेस कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की और हम लोग प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। देखिएगा, और एनोड मध्य क्या है रे भाई? एनोड मध्य उसी रिफाइनिंग में जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, जो हम लोग रिफाइन करते हैं इम्प्योर मेटल को, और वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस से तो सोल्यूबल इंप्योरिटीज कहां चलता है? ये सोल्यूशन में चला है। जो उसमें का सोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो तो सोल्यूशन में चला गया, लेकिन जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो वहीं पर उसके बॉटम में रह गया, उस एनोड के बॉटम में रह गया, और उसी को हम लोग जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज है जो बॉटम में नीचे रह गया, बच गया, उसी को हम लोग एनोड मड कहते हैं। ठीक से समझिएगा कि जब हम लोग इम्प्योर मेटल का रिफाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो उसमें जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो तो सोल्यूशन में चला गया, लेकिन जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो उसी एनोड पर नीचे की तरफ जाकर बैठ गया, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में एकदम समझिएगा एनोड मड क्या है। और हम लोग देखते हैं कि कॉपर को, ये जितने सारी प्रोसेस पर है, इन सारे प्रोसेस को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी एक दिल्ली इच्छा हुई है कि हम लोग कुछ ऐसे मेटल के बारे में आपको चर्चा करके हम थोड़ा सा दिखा दें। जैसे कॉपर की बात करते हैं कि कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट एक्चुअली हम लोग मेनली जो है सो कि कॉपर पायराइड से करते हैं, और कॉपर पायराइड को लेकर हम लोग उसका क्रशिंग करेंगे, उसका ग्राइंडिंग करेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग फर्स्ट स्टेप में उसका क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद उसका हमको कंसंट्रेशन करेंगे। कैसे? तो फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस से। जो हम फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है कि क्या करते हैं कि उसको वाटर टैंक में डाल देते हैं और उसमें पाइन ऑयल डालते हैं। पाइन ऑयल के साथ ये जो ओर है ये उस पर जब हम लोग स्ट्रांगली उसको एयर देते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है, फिर निकाल लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कंसंट्रेटेड कॉपर पायराइड जो मिलता है उसको थोड़ा सा हल्का गर्म करते हैं तो हमको Cu2S और Fe2 मिलता है। ये जो Cu2S मिलता है इसका हम रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग करते हैं तो हमको Cu2O मिलता है। और ये रोस्ट अब यह अभी प्रोसेस चल ही रहा होता है कि हम ऑक्सीजन का फ्लो रोक देते हैं। जब ऑक्सीजन का फ्लो रोकते हैं तो ये सल्फाइड और इस ऑक्साइड ये Cu2S Cu2O से रिएक्शन करके हमको ब्लिस्टर्ड कॉपर देता है। ब्लिस्टर्ड कॉपर देता है। क्या देता है? ब्लिस्टर्ड कॉपर देता है। ब्लिस्टर्ड कॉपर देता है। और इसी ब्लिस्टर्ड कॉपर को हम लोग क्या करते हैं कि इसी ब्लिस्टर्ड कॉपर को हम लोग, ब्लिस्टर्ड कॉपर जो मुझे मिलता है, इस ब्लिस्टर्ड कॉपर को हम लोग एनोड बना देते हैं। इस ब्लिस्टर्ड कॉपर को हम लोग एनोड बनाते हैं। ये कौन सी है? ब्लिस्टर्ड कॉपर है। और ब्लिस्टर्ड कॉपर को एनोड बनाकर और तब इसमें जो है सो कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्योर कॉपर का पतला सा तार लेते हैं। ठीक है ना? प्योर कॉपर को हम लोग यहां पर कैथोड बना देते हैं। प्योर कॉपर को हम लोग कैथोड बना देते हैं। ठीक है ना? ये कैथोड के रूप में काम करता है। ठीक। और तब हम लोग इसमें CuSO4 के सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये बेचारा धीरे धीरे पतला होने लगेगा और ये धीरे धीरे बेचारा मोटाने लगेगा, यानी कि सारे प्योर मेटल इस पर जमा होने लगेंगे। हम लोग इसको आराम से निकाल लेते हैं और हमको प्योर मेटल हमको एनोड पर जो है सो ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर देखिए हमको कॉपर हमको प्राप्त हो जाता है। हमको इस तरह से तो हम लोग कॉपर को आराम से इससे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कॉपर का एक्सट्रैक्शन किए, बहुत आसानी से हम लोग समझ दिए। फिर हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम का कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो एल्युमिनियम को हम लोग एक्चुअली बॉक्साइट से करते हैं, और वही करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, क्रशिंग करेंगे। सब करने के बाद इसको लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हम कंसंट्रेट करते हैं, और लीचिंग प्रोसेस में वही काम करते हैं। एक खास केमिकल, सर्टेन केमिकल लिए NaOH, और इसको बॉक्साइट पर डाले, हमको सोडियम एल्यूमिनेट मिला। फिर सोडियम एल्यूमिनेट से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के रूप में मिला, और इसको हम लोग जब हीट करते हैं तो हमको एल्यूमिना मिलता है। और इस एल्यूमिना में हम लोग थोड़ा सा क्रायोलाइट मिलाते हैं। और इस क्रायोलाइट को मिलाकर और ग्रेफाइट के रड को एनोड बनाकर, और जो आयरन टैंक है जिसमें हम इसको रखे हुए हैं, उस आयरन टैंक के अंदर से हम लोग कार्बन का लाइनिंग करते हैं, और यही कार्बन लाइनिंग कैथोड के रूप में काम करता है। और कैथोड के रूप में जब काम करता है तब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का कराते हैं तब क्या होता है कि सारे इसमें का
जो प्योर एल्युमिनियम है वो कैथोड पर आकर जमा हो जाता है, यानी पूरे बर्तन में जमा हो जाता है और बाकी इधर एनोड पर निकल जाते हैं। तो देखिए कैथोड पर क्या हुआ, हमको एल्युमिनियम प्राप्त हो गया, और एनोड पर देखिए रिएक्शन हुआ, ये CO CO2 ये सब निकले, और एल्युमिनियम हमको कहां मिल गया, हमको कैथोड पर मिल गया। इस तरह से हम एल्युमिनियम का भी एक्सट्रैक्शन कर लिए। जरा सा देखते हैं कि आयरन का काम हम लोग कैसे करते हैं। आयरन हम लोग, आयरन को देखने के लिए पहले हम देखते हैं कि आयरन के चीफ और कौन कौन से है। बहुत मजेदार चीज है ये, हेमेटाइट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। हेमेटाइट, इसको हम लोग कहते हैं रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसको कहते हैं हेमेटाइट को कहते हैं रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये लाल रंग का मिलता है। और मैग्नेटाइट जो है इसको कहते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। और लिमोनाइट को जो फॉर्मूला दिया है इसको कहते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। और FeSO3 जो सिडोराइट है इसको कहते हैं स्फैटिक ओर। और एक और बताए हैं आपको, आयरन पैराइड्स का फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। आयरन के जो चीफ ओर है सबका मैंने नाम दिया है। अब मेरी बारी है कि आयरन को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। छोटी सी कहानी है, बहुत प्रेम से इसको समझ लीजिए। छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी क्या है कि हम लोग एक फरनास में ठीक है ना, एक फरनास में ठीक है, क्या करते हैं कि 4 चीजों को लेते हैं। ये लोग को देखिए, एक लिए हेमाटाइट, दूसरा लिए तुम्हारा CaCO3 लाइमस्टोन, तीसरा लेते हैं हम लोग सिलिका, और चौथा लेते हैं हम लोग कोक। ये 4 चीजों के लिए, मात्र 4 चीजों को लेते हैं। और क्या करते हैं कि इससे हम लोग इसमें ले जाते हैं, इसमें हॉट एयर को ले जाते हैं, हॉट एयर को ले जाते हैं, और हॉट एयर जाता है तो ये कोक से मिलता है और CO2 बनाता है। लेकिन इसमें इतना कोक है कि CO2 जैसे ही यहाँ पर धधकता है, कंबसन जोन है ये 2170 केल्विन पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और जैसे ही आगे बढ़ता है फिर इसको कोक मिलता है, तो कोक से मिलकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये हीट ऑब्जॉर्प्शन जोन है, ये होता है 1423 1423 टू 1623 केल्विन पर ही होता है। और फिर उससे आगे बढ़ता है तो ये क्या होता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहां जाता है और यहां हमको मिलता है हेमेटाइट से मिलता है। हेमेटाइट से मिलकर ये क्या करता है, यहां से देखिए फिर मैग्नेटाइट बनाया, मैग्नेटाइट फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाया, और ये आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर हमको सिर्फ यहां पर दे रहा है, हमको दे दिया, हमको आयरन दे दिया। और ये लिक्विड आयरन ये भारी होने का यहां पर आ जाएगा, यहां पर नीचे आ जाता है, और यहां नीचे आ गया। और इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि CaCO3 ये हीट होकर, देख लीजिए सबका मैंने जोन बताया है, ये हीट होकर CaO और CO2 देता है, और ये CaO सिलिका से मिलकर कैल्शियम सिलिकेट देता है। तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूं, ये फ्लक्स है, फ्लक्स इसके साथ मिला और इसको फ्यूजिबल बना दिया, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्लैग कहते हैं। तो ये स्लैग इसी के ऊपर आकर इसी के ऊपर तैरते रहता है, ये हल्का होता है, इसके ऊपर तैरते रहता है। और हम लोग क्या करते हैं कि इसको नीचे से इसको आयरन को निकाल लेते हैं और ऊपर से इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन हम लोग आराम से कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जो है आपको समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और हमको आशा है कि हम लोग चैप्टर को बहुत प्रेम से पढ़े हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।